जय हिंद दोस्तों। बीएस मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 6.1 यानी जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और अब प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक क्या होगा। यानी हमें बताना है कि ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं इनका यदि वर्ग किया जाए तो उस वर्ग संख्या जो हमें प्राप्त होगी उसका इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग यानी कोई भी संख्या यदि उसी संख्या से गुणा कर दी जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे कहते हैं वर्ग। जैसे कि हमें 81 का स्क्वायर याद करना हो और 81 के ऊपर घात लगाते हैं 2, यानी इसका अर्थ होता है 81 गुणा 81, 81 मल्टीप्लाई बाई 81। अब आप पाएंगे कि यदि हम देखिए यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं तो रॉ वर्क है कि यदि हम 81 का मल्टीप्लाई बाई 81 से करें तो हम पाएंगे 1 का मल्टीप्लाई बाई 1 से करेंगे 1 बन जा 1 एंड 1 का 8 से करेंगे तो 8। उसके बाद यहाँ क्रॉस आएगा, फिर 8 का मल्टीप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और आगे चलेंगे। यानी अपना जो फाइनल आंसर आएगा वह 1 आएगा। यानी जो अपने पास गुणनफल आएगा कब, जब 81 मल्टीप्लाई बाई 81 करने पर, यानी 81 को 81 से गुणा करने पर जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा उसका इकाई अंक 1 आएगा तो उसे ही बोलते हैं वर्ग। यानी जब सेम नंबर को यानी किसी भी नंबर को उसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक समान संख्या लीजिए 81 है, 81 को 81 से गुणा कीजिए तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह उसका इकाई अंक होगा वर्ग का। तो 81 में इसका इकाई अंक है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो आएगा 1। तो 81 का जो स्क्वायर होगा उसका जो इकाई अंक होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार जब हम 272 को 272 से गुणा करेंगे तो आपको जैसा कि गुणन की प्रक्रिया पता है कि जैसे कि हम अभी यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। यदि हम 272 को 272 से गुणा करें तो आप पाएंगे कि फर्स्ट में हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 2 2 जा 4। उसके बाद आगे नंबर चलते जाएंगे, फिर जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई पूरे नंबर से कंप्लीट होगा उसके बाद 7 का आएगा तो यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं, अदरवाइज 0 लिख लेते हैं। तो उसके बाद 7 का स्टार्ट हो जाएगा, फिर डबल क्रॉस लगाएंगे, फिर पुनः हमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जो अपने पास फाइनल आंसर आएगा उसका मतलब जो गुणनफल प्राप्त होगा हमें लास्ट में उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 4। तो सिंपल सी बात है कि इकाई अंक यानी कोई भी संख्या का किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक वही होता है जो उस संख्या के इकाई अंक के स्क्वायर का इकाई अंक होता है। जैसे कि 799 तो 799 में इसका इकाई अंक है 9 और 9 का स्क्वायर होता है कितना, 81। तो हम कह सकते हैं कि 9 जो 799 है इसके वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इसके इकाई अंक का स्क्वायर है 81, 81 और 81 का जो इकाई अंक है वह 1 है। इसी प्रकार हम देखें तो 3853 का इकाई अंक है 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9। यानी 3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा कर लीजिए सेम, तो फाइनल आंसर आएगा 9 और 9 ही है 3853 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट। यानी 3853 के वर्ग संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 9 ही होगा। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं 1234, अब 1234 में इसका इकाई अंक कितना है, 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16। अब 16 में इकाई अंक है अपना कितना, 6 यानी 6। तो
तो 1234 का जो स्क्वायर होगा उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6। इसी प्रकार यहाँ अगर हम देखें तो इस संख्या में इकाई अंक है 7 और 7 का स्क्वायर होता है 49 यानी 49। 49 का इकाई अंक होता है 9। तो हम कह सकते हैं कि 26,387 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, 9। इसी प्रकार यहाँ देखें तो यहाँ 8 है, इसका इकाई अंक 8। 8 का स्क्वायर होता है 64 यानी 64 और इसमें 64 में जो यूनिट डिजिट होता है, इकाई अंक होता है जो 64 का, वो होता है 4। तो इस तरह 52,698 का जो वर्ग करने पर जो भी हमें गुणनफल प्राप्त होगा या फिर जो भी संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। 0 है अगली संख्या का इकाई अंक, यानी 99,880 में इकाई अंक है 0 और 0 का स्क्वायर करने पर वही 0 ही आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस संख्या का स्क्वायर करने पर जो भी हमें स्क्वायर ज्ञात होगा यानी जो भी वर्ग संख्या ज्ञात होगी उसका इकाई अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा। आगे चलते हैं। आगे है आई नंबर पे 12,796। 12,796 में इकाई अंक है 6। अब इकाई अंक 6 का यदि हम स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 36, क्योंकि 6 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो 6 छंगा 36 यानी 36 में जो इकाई अंक है वो कितना है, 6। तो हम कह सकते हैं कि 12,796 का जो वर्ग करने पर प्राप्त होगी जो संख्या उसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। इसी तरह हम कह सकते हैं 55,555 में जो इकाई अंक है वह है 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 जो कितने के इक्वल होता है, 25 के। अब 25 में जो है यूनिट डिजिट वह है 5, इसलिए 55,555 के वर्ग का जो इकाई अंक होगा वह भी कितना होगा, 5 ही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, कारण दीजिए। तो मैं आपको इस सवाल को करने से पहले आपके लिए मैं 2 रूल्स बता देता हूं। रूल्स नंबर फर्स्ट है कि यदि किसी संख्या का अगर अंतिम अंक यानी इकाई अंक, अंतिम अंक कहें या कहें इकाई अंक, यदि 2, 3, 7 या 8 इनमें से कोई एक अंक है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। और दूसरा जो रूल है अपने पास वह है यदि मतलब किसी भी पूर्ण संख्या, यानी जो पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके जो अंत में शून्यों की जो संख्या होगी, शून्यों की संख्या वह कभी भी विषम नहीं हो सकती। विषम का अर्थ होता है 1, 3, 5, 7 यानी जो पेयर में ना हो, 2, 4, 6, 8 इनको बोलते हैं पेयर में सम संख्याएं। तो इसमें कभी भी विषम संख्या नहीं हो सकती। तो जैसे कि आप अगर देखें क्वेश्चन नंबर ए, तो ए है 1057। अब 1057 में इसका इकाई अंक 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ओके। इसी प्रकार यदि हम बी में देखें तो यहाँ पर इकाई अंक है 3, इसलिए यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अगले में देखें तो इकाई अंक है 8, तो इसलिए यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। और डी ऑप्शन जो डी है क्वेश्चन डी, उसमें इकाई अंक है 2, इसलिए यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आइए ई में देखते हैं। तो ई में है 64,000। 64,000 में यदि हम देखें तो इसमें अंत में जो शून्यों की संख्या है वह है 3। तो 3 है। मैंने आपको बोला कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसके अंत में शून्यों की संख्या कभी भी विषम नहीं हो सकती, इसलिए इसमें 3 जीरो हैं अंत में, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार 89,722 को यदि हम देखें तो इसमें इकाई अंक 2 है, अतः यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2,22,000 में यदि हम देखें जी क्वेश्चन में, तो अंत में 3 जीरो हैं। 3 जीरो यानी विषम संख्या हो गई शून्यों की अंत में, तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती।
और जब एच में देखते हैं तो 50 50 50। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, तो लास्ट में केवल एक जीरो है। ये जो संख्या के मध्य में आती हैं इन्हें नहीं गिना जाता। अंत में केवल एक जीरो है और एक एक विषम संख्या है, इसलिए यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में कभी भी शून्यों की संख्या विषम संख्या नहीं होती। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो ये जो संख्या है यदि हम इनका वर्ग ज्ञात करेंगे तो सेम टू सेम ये एकदम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, उसमें इकाई अंक बताना था। यदि आप देखें ध्यान से तो इस 431 को यदि हम 431 को 431 से मल्टीप्लाई करें, यानी इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करें, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो है 1 है। और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 ही आएगा। इसलिए जब इस 431 संख्या के जो वर्ग संख्या होगी उसका इकाई अंक यदि 1 होगा तो वह एक विषम संख्या होगी। अतः हम कह सकते हैं कि 431 का जो वर्ग संख्या होगी वह एक कैसी होगी, विषम संख्या होगी। यदि 6 की बात करें तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 6 इसका यूनिट डिजिट आएगा, इसलिए यह एक विषम संख्या हो जाएगी। अतः यह एक कई इसमें लिख देते हैं विषम, यह विषम होगी और यह कैसी होगी, सम। यदि देखें यहाँ पर इकाई अंक 9 है और 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 में यूनिट डिजिट 1 है, अतः यह एक विषम संख्या होगी। और अगर देखें डी में तो डी में इकाई अंक 4 है और 4 का स्क्वायर होता है 16 यानी 16 और 16 में इकाई अंक है 6, अतः यह एक सम संख्या होगी। तो हम यहाँ पर जो निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं वह है कि जो सम संख्या होती है उसका वर्ग हमेशा कैसा आता है, एक सम संख्या ही होता है। और विषम संख्या का जो वर्ग होता है वह कैसा मिलेगा, हमेशा वह विषम ही होता है। तो हम देख सकते हैं 431 एक विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग एक विषम संख्या होगा। यह एक सम संख्या है, अतः इसका जो वर्ग होगा वह एक सम संख्या होगा। और सी में 7779 है, इसमें एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी एक विषम संख्या होगा। इसलिए इसमें ए और सी दोनों संख्याओं का वर्ग एक विषम संख्या होगा। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रतिरूपों का अवलोकन करें और रिक्त स्थान भरिए। यानी नीचे दिए गए ये एक प्रतिरूप है, ये पैटर्न दिया हुआ है और इसको हमें फाइंड आउट करना है और बताना है कि इसमें किस तरह से भरे जाएंगे। देखिए आप, इसमें 1 और 1 यानी 11 हैं, तो 1 और 1 इकाई अंकों में हो गए, यानी 1 और 1 2 होते हैं, तो हम 2 तक बढ़े, 1 2 उसके बाद घट गए। यहाँ देखें तो 1 और 1 यानी प्रत्येक में 1 और 1 हर बार आया है, तो यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है, तो इसके लिए इनके बीच में एक भी जीरो नहीं आई। यहाँ देखें तो 1 जीरो है, तो 1 2 1 इनके बीच में एक एक जीरो आ गई। इसी प्रकार यदि हम इसमें देखें तो यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो 1 2 और 1 इनके बीच में कितनी जीरो आ गई, 2 2 जीरो आ गई। यदि हम अब यहाँ देखें 1 और 1 है तो सेम टू सेम 1 2 1 आ गया। यहाँ अगर इनके मध्य में देखें तो 4 जीरो हैं, अतः यहाँ पर कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो, और 2 के बाद कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो। इसी प्रकार यदि हम यहाँ देखें तो 1 और 1 है, यानी इस जगह 1 होगा, फिर 2 होगा और फिर 1 होगा। उसके बाद देखिए कितनी जीरो हैं, 3 और 3 6, तो इन दोनों जो संख्या हैं 1 और 2 के बीच में कितनी जीरो आएंगी, 6, और इसी प्रकार यहाँ पर भी कितनी जीरो आएंगी, 6। तो इस तरह यह सवाल हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन करें और रिक्त स्थान भरिए। यह क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, लेकिन यहाँ जो देखा जाए तो 11 का स्क्वायर 121 है, 101 ये बिल्कुल सेम टू सेम पहले की तरह ही है। अब यहाँ देखिए 1
2 3, कितने 3 आ गए, मतलब सॉरी कितने 1 आ गए, 3, यानी हम 3 तक बढ़ेंगे, 1 2 3 और फिर घट जाएंगे 2 1। और इन प्रत्येक अंकों के बीच में केवल एक जीरो है, इसलिए इन सभी के मध्य में कितनी जीरो आएंगी, एक जीरो आएगी। तो अगला प्रश्न देखें तो 1 2 3 4, यानी अगले नंबर में 4 1 हैं और उन सब के बीच में एक एक जीरो है। तो हम कह सकते हैं 1 0, फिर 2 0, 3 0, 4 और 0। अब 4 आ गया क्योंकि हाईएस्ट कितने एक थे, 4 ही थे। तो अब हम घट जाएंगे, यानी 3 0 2 0 1, बस। अब यहाँ अगर देखें तो 1 2 3 4 5 और 5 तक हम बढ़े हैं और प्रत्येक अंक के मध्य में एक ही शून्य है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, कितने 5 हो गए, सॉरी कितने 1 हो गए, 1 2 3 4 5, इसलिए यह प्रश्न हो गया। ओके, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करके लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार बी में देखें 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। हमें ये बताना है कि ये एक पैटर्न दिया हुआ है, इसको पहचानने के बाद इसमें जो खाली स्थान है, देखिए यहाँ पर है एक, और डी में है, ई में है और एफ में है, तो हमें ये तीनों भरने हैं। और ये सब अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए 1 के बाद आया है 2, यानी जस्ट नेक्स्ट नंबर है, और 1 और 2 का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमें थर्ड नंबर मिलेगा 2, और उस 2 और जो इक्वल टू में जो नंबर है वो जो थर्ड नंबर है उसी का 1 एक्स्ट्रा है, यानी 2 + 1 कितना करेंगे, 3 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ देखते हैं 2 से नेक्स्ट नंबर 3, और 2 और 3 का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेंगे 6, और 6 में जब 1 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 7। इसी प्रकार 3 और 3 से नेक्स्ट नंबर है 4, और 3 और 4 का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12, और 12 का जो नेक्स्ट नंबर है वह है 13। तो ये इसमें पैटर्न हो गया। मैं इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी यदि एक नंबर n हो, n, तो इसका स्क्वायर, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वह होगा n + 1 का स्क्वायर। इसके बाद इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, हमें क्या मिलेगा, तीसरा नंबर यहाँ मिल जाएगा। और इसी नंबर में जब हम +1 ऐड कर देंगे तो अपने पास यहाँ भी एक नंबर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे कि ये है 4 और ये 5 है, तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 20। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ 21 है तो यहाँ पर एक कम आएगा, तो इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा, 20। यहाँ देखते हैं तो 5 है, इधर 30 है, इधर 31 है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 30 मिलता है, तो इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा, 6। एफ में देखेंगे तो ये 6 है, ये 7 है, तो 6 और 7 का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमें प्राप्त होगा 42, और 42 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 43। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को यदि हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो यदि फर्स्ट में देखें तो 1 3 5 7 एंड 9, यानी ये सभी लगातार विषम संख्याएं हैं और जो कि 1 से शुरू हो रही हैं। तो हम यहाँ पर एक रूल लिखा देते हैं आपके लिए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल जो होता है वो होता है n पे स्क्वायर। n क्या है, विषम संख्याओं की संख्या। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूं कि 1
+3 +5 +7 +9, इन सबको काउंट करें तो 1 2 3 4 5, यानी ये 5 नंबर्स हैं। पहली प्रथम 5 विषम संख्याएं हैं जो कि लगातार हैं, तो इनका जो योग होगा वो है 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 यानी कितना आ जाएगा 25, तो इसका आंसर कितना होगा 25। ऐसे ही अगर हम बी को देखें तो इसमें भी 1 से शुरू हो रही लगातार विषम संख्याएं हैं, तो इन्हें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है, यानी 10 लगातार विषम संख्या हैं, तो इसका जो योगफल होगा वो होगा 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर होता है 10 × 10 दैट इज इक्वल टू 100, यानी बी में इन सभी संख्याओं का योग जो आएगा वह कितना प्राप्त होगा 100। इसी प्रकार यदि हम सी को देखें तो ये 1 से शुरू होकर 23 तक जा रही हैं, तो अगर हमें ऐसे लगातार संख्याएं मिलें और हमें पता करना हो कि ये कितनी संख्याएं हैं, तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या को ऐड करके उसमें 2 का भाग दे देते हैं, यानी 23 और 1 24 होगा। 24 में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 12, यानी ये कितनी संख्या हो गई टोटल 12, तो जो 12 का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 12 × 12, यानी 144। तो जो क्वेश्चन सी है इस 7 का, तो इसमें जो इन पहली 12 विषम संख्याओं का जो योगफल हमें प्राप्त होगा वह होगा 144। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8 कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो यदि हम अभी जो पहले वाला 7th क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि n² क्या होता है प्रथम n विषम संख्याओं का, यानी जो 49 है वो है हम कह सकते हैं कि यह 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होती है, यानी 7 का स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि यदि पहली 7 विषम संख्याओं को ऐड कर लिया जाए लगातार तो उनका योगफल हमेशा कितना आएगा 49, यानी हम कह सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये हो गई पहली 7 विषम संख्याएं। इन सब का योग कितना होगा 49, और यह हो गए विषम संख्याओं के योगफल के रूप में प्रदर्शित। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का बी है, और यह है कि 121 को 11 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में लिखना है। तो 121 जो है वो हमें पता है कि वह 11 की स्क्वायर होती है, यानी 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होती है। तो प्रथम जो 11 विषम संख्याएं होंगी उनका जो योगफल होगा वह 121 ही आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 121 बराबर होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, और ये कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये अपना हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।